हेलो फ्रेंड्स। तो EORO और RS प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम और इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो हमने लोकसभा इसमें कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम संसद के सीरीज में ही राज्यसभा कवर करेंगे। तो राज्यसभा के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की निश्चित संख्या क्या है? तो राज्यसभा की निश्चित संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की है 250। तो राज्यसभा की निश्चित अधिकतम संख्या जो है 250 है। इसमें राज्यों और संघीय क्षेत्रों से 238 से अनधिक सदस्य और राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत 12 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो 238 सदस्य तो होंगे राज्यों और संघीय क्षेत्रों से, और 12 सदस्य होंगे किससे? साहित्य, कला, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 कैंडिडेट है। कितने सदस्य है? 245 सदस्य है, जिसमें 225 सदस्य जो है राज्य विधानसभाओं के सदस्य है और 8 संघीय क्षेत्रों। ठीक है, 225 तो है राज्य विधानसभाओं के और 8 जो है संघीय क्षेत्रों, जिसमें 3 है दिल्ली से, 1 पुडुचेरी से और 4 जम्मू और कश्मीर से एकल संक्रमणीय मत पद्धति से निर्वाचित होते हैं। 12 सदस्यों की बात करें तो 12 सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? निश्चित संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में है 245। 245 में से 225 है राज्य विधानसभाओं के सदस्य और 8 जो है संघीय क्षेत्रों से। नेक्स्ट है, राज्यसभा में होते हैं कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं और इनमें से 12 सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये दिया हुआ है आर्टिकल 81, इसके उपखंड क और ख इसके अनुसार राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। तो राज्यसभा के अंदर टोटल कैंडिडेट मैक्सिमम 250 हो सकते हैं। 250 में से 238 रहेंगे राज्य और संघों से जो है प्रतिनिधि, और इसके बाद में 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, राज्यसभा के में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? ठीक है, तो राज्यों से जो कैंडिडेट आएंगे वो किस आधार पर आएंगे? तो वो आते हैं उसकी जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में आते हैं राज्यों से प्रतिनिधि। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व जो है उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी वो उसका निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? वहाँ की जनसंख्या के आधार पर। और ये जो है संविधान की 4वीं अनुसूची में इसका निर्धारण कर दिया गया है। राजस्थान में जो है बात करें तो राजस्थान में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? राज्यसभा में ये है राजस्थान में 10, लोकसभा की है 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो कौन से कथन सही है बताने इसमें? तो नन ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, कोई भी नहीं है इसमें से करेक्ट। तो संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों का क्या होता है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन ए में गलत दिया हुआ है। दिल्ली के लिए इसमें 3 है, पुडुचेरी के लिए 1 है और जम्मू कश्मीर के लिए 4 राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, तो सीटें भी याद रख लिए। दिल्ली के लिए 3 सीटें निर्धारित की गई है राज्यसभा में, पुडुचेरी के लिए 1 सीट निर्धारित है, इसके बाद में जम्मू कश्मीर के लिए है 4 राज्यसभा सीट। निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? न्यायपालिका के क्षेत्र में। और संविधान का अनुच्छेद है 79 जो आर्टिकल है उसके अनुसार संसद जो है इसके 3 अंग, जिसमें राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है, ये है। तो संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा।
कौन से आर्टिकल के अनुसार है? ये 79 आर्टिकल के अनुसार। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यसभा जो सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। और ये चुने जाते हैं आर्टिकल 84 के अनुसार। तो आर्टिकल है 84, इसके अनुसार राज्यसभा के जो सदस्य है राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये पूरी लाइन याद कर लीजिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुने जाएंगे कौन? ये राज्यसभा के सदस्य। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है? सही कथन बताना, इसमें से कौन सा सही है? यह भंग नहीं की जा सकती और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये तो गलत है। ठीक है, 6 वर्ष का होता है इसका कार्यकाल। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये भी सही है। और इसको भंग भी नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, तो ये भी गलत है। तो 1 और 3 2 राइट है इसमें, बाकी के गलत है, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है राज्यसभा, और इसको भंग नहीं कर सकते। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 1/3 जो सदस्य है इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है 2 वर्षों के बाद। हर 2 साल में 1/3 सदस्य आउट हो जाते हैं, मतलब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और इसके सदस्यों की आयु होनी चाहिए कम से कम 30 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों की आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए सदस्यों की आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, स्थायी सदन है, 6 वर्ष का कार्यकाल है, 1/3 सदस्य हर 2 साल में उनका कार्यकाल समाप्त होता है, और मिनिमम एज कितनी है? 30 वर्ष। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण। तो अभिकथन है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, और उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, तो दोनों सही है। ठीक है, तो इसका विघटन नहीं होता है, और उसके सदस्य जो है हर 1/3 सदस्य जो है 1/3 हर दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, तो पहला सही है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 6 साल का। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार होता है ये, और अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात ये एक स्थायी सदन है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है, और इसके यथासंभव जो 1/3 सदस्य है वो प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन कौन सा है? तो पहला सही है इसमें, इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो 6 साल के लिए चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको विघटित नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल जो है कितना रहता है? राज्यसभा का कार्यकाल, तो संविधान के अनुसार राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, तो ये है समाप्त होने का विषय नहीं है ये। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो भंग होती नहीं है राज्यसभा। नेक्स्ट है, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही कथन बताना है। तो विघटन नहीं होता है, ये सही है, बाकी सारे गलत है। राज्यसभा जो है स्थायी सदन है एक, और इसका विघटन नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, वही है, और 1/3 सदस्यों का जो निर्वाचन है प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। साथ ही उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति, और महान्यायवादी जो है इसको संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार प्राप्त है। महान्यायवादी को लोकसभा में भी बोल सकता है और राज्यसभा में भी बोल सकता है। राज्यसभा जो है कैसे भंग होती है? तो राज्यसभा भंग नहीं होती है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो भंग नहीं होती है राज्यसभा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, और किसके आर्टिकल के अनुसार किए जाते हैं?
अनुच्छेद है 80(1) और अनुच्छेद है 80(3). इसके अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। तो ये जो है 12 सदस्य या 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाएंगे, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। अगला है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए अहर्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनना है। तो उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत भी होना चाहिए और राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं या अहर्ताएं हैं। तो इसमें से जो आपको बताना है कौन सी सही है। तो एक तो है उम्र कम से कम 30 साल की होनी चाहिए और एक है इसमें राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। तो दोनों सही है इसमें 1 और 3। दूसरा गलत है। दूसरा क्या कह रहा है कि जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाता है जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। कहीं से भी हो सकता है वो पंजीकृत, ठीक है। तो राज्यसभा के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया हुआ है 1951। इसके अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, मतलब किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका नाम होना चाहिए। 6 अप्रैल 2003 से पहले ये आवश्यक था कि प्रत्याशी का नाम जिस राज्य की मतदाता सूची में हो। 2003 से ये आवश्यक था, इससे पहले ये आवश्यक कंडीशन थी कि जहाँ से वो चुनाव जो प्रत्याशी का नाम है उसी मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, वहीं से राज्यसभा का वो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 6 अप्रैल 2023 से पूर्व वहीं का मतदाता होना आवश्यक था, लेकिन 2003 का संशोधन कर दिया गया और उसके बाद इसमें परिवर्तन कर दिया गया कि उसी राज्य की मतदाता सूची में नाम होना उसका आवश्यक नहीं है। कहीं से भी कहीं मतलब भारत के अंदर कहीं भी उसका नाम हो सकता है, मतलब वो मतदाता भारत में कहीं का भी हो, वो राज्यसभा चुनाव कहीं से भी लड़ सकता है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 साल की आयु है। भारत की संसद जो है राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। निचले सदन को बोलते हैं हम लोकसभा और उच्च सदन जो है उसको बोलते हैं राज्यसभा, ठीक है। ये एक स्थायी सदन है, भंग नहीं होता है। 1/3 भाग 2 साल में रिटायरमेंट ले लेते हैं, यानी उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और इसकी न्यूनतम एज 30 साल है। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई पहली अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी, जो पहली राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी। नरगिस दत्त, उनका कार्यकाल था 3 अप्रैल 1980 से लेकर 3 मई 1981 तक। कब से कब तक रहा? 3 अप्रैल 1980 से इनका कार्यकाल रहा और 3 मई 1981 तक इनका कार्यकाल रहा। जयललिता जयराम AIDMK की राज्यसभा सदस्य थी, जो 3 अप्रैल 1984 मतलब इनके बाद में जयललिता थी, और ये थी 3 अप्रैल 1984 से लेकर 28 जनवरी 1989 तक। वैजयंती माला बाली, ठीक है, ये थी 1993 में, मतलब 27 अगस्त 1993 से लेके 26 अगस्त 1999 तक ये राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्यों में से थी। देविका रानी चौधरी की बात करें तो ये 1969 में प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली अभिनेत्री थी। तो पहली कौन थी? पहली थी नरगिस दत्त, जो जिनको नामांकित किया गया था राज्यसभा के लिए, और ये थी 1980 से लेके 81 तक। इसके बाद थी जयललिता जयराम, ये रही 1984 से लेके 89 तक। उसके बाद वैजयंती माला बाली, ये 93 से लेके 99 तक रही। और इसके बाद में करें देविका रानी चौधरी की, तो 1969 में ये पहले इनको दिया गया था पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय में के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में, तो राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है,
राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। तीसरा है, ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकेगी। और चौथा है, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विधि केवल राज्यसभा ही बना सकती है। तो कौन सा गलत है बताना है इसमें, तो चौथा ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी सारे सही है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो संविधान का आर्टिकल है 249। कौन सा आर्टिकल है? 249। इसके तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। ठीक है, 2/3 बहुमत होना चाहिए और उस बहुमत से 2/3 बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। साथ ही ऐसी विधि जो है संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। ऐसा जो नियम या विधि या कानून जिसको बोलते हैं अपन, वो संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए भी बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत कौन बनाती है? संसद बनाती है। ठीक है, न कि केवल राज्यसभा। तो संसद बनाती है, राज्यसभा नहीं बनाती है अकेली। ठीक है, राज्य सूची में जो भी सम्मिलित विषय होगा उसके लिए जो कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी? वो बनाएगी संसद। ठीक है, तो इसलिए डी आंसर गलत है। इसके अंदर केवल राज्यसभा दे रखा था, इसकी जगह अगर संसद होता तो ये सही हो जाता। नेक्स्ट है, राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि उसके लिए एक संकल्प। ठीक है, तो राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि उसके लिए एक संकल्प। तो वो संकल्प कैसे पारित होना चाहिए? तो वो संकल्प होना चाहिए राज्यसभा के द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 यानी 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। ठीक है, तो ये है राज्य सूची का विषय पर। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? किसको? संसद को। ठीक है, संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो ये है आर्टिकल 249। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है राज्यसभा में। दूसरा है, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। तीसरा है, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। तो कौन से कथन सही है? तो इसमें 1 और 2 आर द करेक्ट। तो राज्यसभा में जो है धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है राज्यसभा में। सही है ये। राज्यसभा जो है अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। तो दोनों सही है, तीसरा इसमें गलत है। तो ये है आर्टिकल 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा जो है इसके द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के बाद राज्यसभा में उसकी सिफारिशों हेतु प्रेषित किया जाता है। मतलब धन विधेयक को केवल जो है लोकसभा में ही पारित किया जाता है। मतलब सबसे पहले प्रस्तुत किया जाएगा लोकसभा में, उसके बाद में पारित करने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है, जिसे राज्यसभा 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है वापस। परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करती तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों के द्वारा पारित माना जाता है। अतः राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान का आर्टिकल 113(2) इसके अनुसार अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएगी और उस पर मतदान का अधिकार होता है। अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत भारत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है, जिस पर दोनों सदनों में जो है साधारण चर्चा होती है। तो बजट के बारे में जो प्रावधान है जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं वो 112 आर्टिकल के अंदर है।
कथन है, किसी धन विधेयक के लोकसभा के द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा के द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। इसका कारण है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो दोनों में से बताना है। तो पहला सही है, पहला गलत है और दूसरा सही है। धन विधेयक को पहले लोकसभा में जो है पेश किया जाता है, उसके बाद में उसको पारित होने के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा को उसको मानने या न मानने के लिए 14 दिन रहते हैं, ठीक है। और लोकसभा जो राज्यसभा का फैसला होता है उसको मानने या न मानने के लिए जो है स्वतंत्र रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक जो है राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जाता? तो राज्यसभा में पहली बार धन विधेयक जो होता है वो पहले लोकसभा में लाया जाता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है। अगर मान लो धन विधेयक में कुछ संशोधन किया राज्यसभा ने, लोकसभा ने उसको पारित करके राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा ने उसमें सारभूत संशोधन किया, तो उसके बाद क्या होता है? तो लोकसभा के पास स्वतंत्रता है कि वह उसकी अनुशंसा को स्वीकार करे या न करे। तो लोकसभा जो है राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है लोकसभा। तो संविधान का आर्टिकल है 109(2), ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। इसके अनुसार लोकसभा जो है राज्यसभा की अनुशंसाओं को या तो स्वीकार करेगी या उनमें से सभी का या किन्हीं को अस्वीकार करेगी, क्योंकि धन विधेयक के बारे में लोकसभा को विशेष प्राधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है, ठीक है। लोकसभा को दिया गया है धन विधेयक के लिए, और राज्यसभा का संशोधन मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र है। ये आर्टिकल 109(2) में लिखा हुआ है। अगला है, निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? मतलब लोकसभा को प्राप्त है अनन्य रूप से राज्यसभा की तुलना में। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये शक्ति प्राप्त है लोकसभा को। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में भी लोकसभा को शक्ति प्राप्त है राज्यसभा की तुलना में। और मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व के संबंध में भी लोकसभा को ही ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में लोकसभा को शक्ति प्राप्त नहीं है, तो इसका गलत है चौथा। तो 3 आर करेक्ट, 1, 2 एंड 3। धन विधेयक के प्रस्तुतिकरण एवं इसके निरस्तीकरण एवं संशोधन के संबंध में अनुच्छेद 109 तथा मंत्री परिषद के जो है उत्तरदायित्व के संबंध में अनुच्छेद 75(3), ठीक है। तो धन विधेयक है, उसके प्रस्तुतिकरण, उसके निरस्तीकरण या संशोधन के संबंध में तो आर्टिकल दिया हुआ है 109, तथा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में जो आर्टिकल है वो है 75(3). लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से शक्तियाँ प्राप्त है, मतलब लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है राज्यसभा की तुलना में। लोकसभा को जो है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन, जो कि आर्टिकल 312 में है, इसके संबंध में राज्यसभा को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। तो चौथा ऑप्शन है, इसके अंदर राज्यसभा को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। अगला है, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान के द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? मतलब भारत के संविधान के द्वारा जो विशेषाधिकार है राज्यसभा को कौन कौन से प्रदान किए जाते हैं? तो संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। तो ये विशेषाधिकार है राज्यसभा के, ऑप्शन नंबर बी में जो लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे, तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अगर ये 2/3 बहुमत से कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर देती है राज्यसभा, तो संसद जो है उस पर कानून बना सकती है, ठीक है। संसद उस पर कानून बना सकती है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा आर्टिकल है 312, ठीक है, इसके तहत क्या होता है, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, जिसमें न्यायिक सेवाओं भी शामिल है। इसके लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3
सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित कर देती है। ठीक है, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 अगर उसने के समर्थन से संकल्प पारित कर दिया तो संसद जो है ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकती है। तो ये विशेषाधिकार प्राप्त है आर्टिकल 312 के अंतर्गत और आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्यसभा को। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है जो संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त करता है? तो राज्य सूची के विषय में विधि मतलब कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है राज्यसभा को आर्टिकल 249। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो राज्यसभा का अनन्य अधिकार किसके संबंध में है? तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए संस्तुति करने के संबंध में है और ये कर सकते हैं आर्टिकल 312 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 312 के तहत। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। राज्यसभा की लोक सेवा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र के अंदर है? तो संविधान के संशोधन के संबंध में है लोकसभा के समान शक्तियाँ राज्यसभा को। ठीक है, संविधान के संशोधन करने के विषय में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ बराबर हैं। तो राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ संविधान में संशोधन करने के विषय में है। संविधान संशोधन के लिए जो विधेयक है चाहे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए परंतु उसे दोनों सदनों से पृथक पृथक पारित होना आवश्यक है। ठीक है, दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक है कोई भी संविधान संशोधन का विधेयक हो उसको। नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्यसभा को आत्यंतिक शक्ति प्राप्त है। सरकार को हटाने के विषय में लोकसभा को ही शक्तियाँ प्राप्त है क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो अगर मान लो गवर्नमेंट को हटाना है, ठीक है, तो इसके लिए लोकसभा उत्तरदायी है। लेकिन जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में राज्यसभा को आत्यंतिक शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 312 के अंतर्गत। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में भी लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए, ठीक है, गवर्नमेंट है वो लोकसभा में राज्यसभा के अंदर पराजित हो जाती है, हार जाती है, तो क्या होता है? तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो कुछ नहीं होता है इससे। तो यदि सरकार जो है राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो सरकार जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? आर्टिकल 75(3) के अंतर्गत लोकसभा के प्रति। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? चौथी अनुसूची को वर्णित सही कौन सा करता है? तो इसमें जो है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है कौन सी अनुसूची के अंदर? चौथी अनुसूची में। और ये आवंटन किस आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर है। भाषाओं की बात करें तो भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान है 5वीं और 6ठी अनुसूची में। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो ये ओल्ड क्वेश्चन है, तो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका आंसर देखते हैं। प्रश्नकाल की बात करें तो उसमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था। वर्तमान की बात करें तो आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं और तेलंगाना के अंदर है 7 सीटें, जबकि तमिलनाडु में है 18 सीटें। इसी प्रकार महाराष्ट्र में है 19, गुजरात में 11 और राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें हैं। वर्तमान में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व वाले राज्यों के समूह कौन कौन से हैं? देखिए, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, तीनों में 11 सीटें हैं राज्यसभा की। आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में। इसके बाद में है उड़ीसा और राजस्थान के अंदर 10-10 सीटें हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों के अंदर राज्यसभा की सीटें हैं 16-16। छत्तीसगढ़ और हरियाणा के अंदर 5-5 सीटें हैं। पंजाब, असम, मेघालय में 7-7 सीटें हैं तीनों में। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और एनसीटी दिल्ली के अंदर 3-3 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पुडुचेरी, इसके अंदर 1-1 सीटें हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो
आंध्र प्रदेश जो है 11, पूर्व में 18 थी। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में भी 11 सीटें हैं राज्यसभा की। तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, गुजरात में 11, महाराष्ट्र में 19, यूपी के अंदर 31, पश्चिम बंगाल में 16 और कर्नाटक में 12। तो राज्यसभा सीटों की संख्या आपको पूरी सूची याद करनी है। तो यूपी में 34 सीट से उत्तराखंड बन जाने के बाद में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 हो गई है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन जाने से सीटों की संख्या 16 थी पहले, अब 11 रह गई है। बिहार 22 सीट से झारखंड बन जाने के कारण यहाँ सीटों की संख्या घटकर 16 रह गई है बिहार में। तेलंगाना बनने के बाद आंध्र प्रदेश में 11 सीट तथा तेलंगाना में 7 सीटें हैं। तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसलिए उस समय यूपी में राज्यसभा की 34 सीटें थी जो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के योगों के बराबर थी। नीचे दिए गए राज्यों और केंद्र शासित कुछ राज्यों और राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है। कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें? तो मध्य प्रदेश में 16 सीटें नहीं है, 11 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राज्य और राज्यसभा में स्थान कितने हैं इनके देखिए। आंध्र प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल ये 2002 का क्वेश्चन है। तो उसके अनुसार आंध्र प्रदेश में है 18, महाराष्ट्र में कितनी? तो अभी ऊपर हमने पढ़ा था, महाराष्ट्र में है 19, आंध्र प्रदेश में 11 है वर्तमान में। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में है 11 वर्तमान की बात करें तो, महाराष्ट्र में 19 है। कर्नाटक और पश्चिम बंगाल, कर्नाटक के अंदर 12 है और पश्चिम बंगाल में 16 है। कर्नाटक के अंदर 12 है और पश्चिम बंगाल में 16 है। ठीक है। तो सही है ये। आंध्र प्रदेश में 18 की जगह 11 है, बाकी सब सही है। अगला है राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो राजस्थान में 10 सीटें हैं, गुजरात में 7 सीटें नहीं है। ठीक है। कर्नाटक के अंदर 11 सीटें हैं, कर्नाटक के अंदर 11 नहीं है, 12 सीटें हैं। और पंजाब में 12 सीटें हैं, तो पंजाब में 7 सीटें हैं। तो ये गलत है। ठीक है। तो इसमें आपको सही कूट मिलाना था। राजस्थान में कितनी सीटें हैं? 10। तो पहले में 1 हो जाएगा, दूसरे में 3, गुजरात में हो जाएगा 11 सीटें। तीसरे में कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर कितनी सीटें हैं? कर्नाटक के अंदर है 4, 12 सीटें। और पंजाब के अंदर कितनी सीटें हैं? 2, 7 सीटें। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। आपको अलग से पूरी जो हर राज्य की जो राज्यसभा है उसकी सीटों की संख्या आपको पढ़ लेनी है एक बार। राजस्थान में 10, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12 और पंजाब में 7 सीटें हैं। वही सीटों का क्वेश्चन है सेम, ये भी सेम सीटों का क्वेश्चन है। तो सीट आपको याद रखनी है सारे राज्यों की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम किससे है? तो हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है। तो निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या छत्तीसगढ़ से 5, हिमाचल प्रदेश से 3, झारखंड से कितने हैं? 6 है और जम्मू कश्मीर से 4 है। तो दिए गए कूट में हिमाचल प्रदेश से सबसे कम सीटें हैं, कितनी है? 3। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व किसमें प्राप्त है? संघीय क्षेत्रों को तो संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली से 3 सीटें हैं, पुडुचेरी से 1 है, जम्मू कश्मीर से 4 है। इनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। शेष संघीय क्षेत्रों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। लोकसभा में अधिकतम 20 सदस्य जो है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ठीक है। लोकसभा में 20 कर सकते हैं, राज्यसभा में कितने हैं? मैक्सिमम 12 है। उसमें से दिल्ली से 3, 1 पुडुचेरी से और 4 इससे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। और दूसरा है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों का मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो सेकंड तो गलत है, पहला सही है। इसमें आपको सही बताना है। तो ऑप्शन 2 सही है, पहला गलत है। ठीक है।
फर्स्ट सही है, फर्स्ट गलत है, दूसरा सही है। ये सही है, पहला गलत है। तो आर्टिकल 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, जो कि सदन का सदस्य नहीं होता है। तो इसमें सदस्य राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। ये सभापति तो सदस्य नहीं होता है, परंतु अनुच्छेद 89(2) के अनुसार राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो उस सदन का सदस्य होना चाहिए। तो हमको दिया हुआ था दोनों के लिए, तो सभापति तो नहीं होता है सदन का सदस्य, लेकिन उपसभापति होता है, तो इसलिए ये गलत है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो है निर्वाचन गण में शामिल होते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जबकि अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो ध्यान रखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में तो निर्वाचित सदस्य जो होंगे संसद के दोनों सदनों के वही भाग लेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य भाग लेंगे, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन 2 सही है इसका। तो इसमें दे रखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्यों का मतदान का अधिकार नहीं होता है। सही बात है, ये केवल निर्वाचित जो सदस्य है उनको ही मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। ये होता है अनुच्छेद आर्टिकल 89(1) में दिया गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और अनुच्छेद 66(1) के तहत क्या है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा इसके सदस्यों को मिलाकर बनने वाले जो निर्वाचक मंडल है उसके द्वारा किया जाता है। तो दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो सभी इसमें भाग लेते हैं, चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित सदस्य हो, दोनों सभी भाग लेते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वो नहीं होता, क्योंकि इसमें जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का पदेन सभापति है उपराष्ट्रपति होता है, और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका जो निर्वाचन है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। संविधान का आर्टिकल है 89(1) और 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो कौन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत के द्वारा होता है पदेन सभापति? आर्टिकल 89(1) और 64 के अनुसार। नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होता है। निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो वर्तमान सभापति है ओम बिरला जी। ठीक है, सॉरी, राज्यसभा के वर्तमान सभापति पूछ रहा है, लोकसभा के नहीं। तो राज्यसभा के जो वर्तमान सभापति है वो कौन है? तो वेंकैया नायडू। ठीक है, वर्तमान सभापति कौन है? वेंकैया नायडू। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो सर्वप्रथम गठन हुआ था 1952 के अंदर। भारतीय संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 250 से ज़्यादा नहीं हो सकती। विघटन नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। और इसका गठन हुआ था सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को, और पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? राज्यसभा का सदस्य है लेकिन लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेगा, तो ये लेगा मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है वो। ठीक है, वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेता है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए और वो मंत्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे राज्यसभा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स।